तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो साथियों 120 दिन का होता है। सही जवाब आपका ए होगा। निम्नलिखित रक्त वर्गों में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मैं कहूंगा ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम बात करते हैं तो इसको ही यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अगला देखिए, पूछा आपसे जा रहा है कि किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? पीएच मान कितना होता है साथियों व्यक्ति के? तो मैं कहूंगा 7.4 होता है, तो 7.4 आपका जवाब होगा। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अगर आपका जवाब विलियम हार्वे है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों, मूत्राशय के द्वार को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि मूत्राशय के द्वार को क्या वृक्कराणु थोड़ी ना कहेंगे, मूत्रवाहिनी भी नहीं कहेंगे साथियों, मूत्र मार्ग कहा जाएगा। मूत्राशय के द्वार को मूत्र मार्ग कहा जाएगा। किस पीएच मान पर दांत में सड़न प्रारंभ होने लगती है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 5.5 से कम अगर है पीएच मान, तो इस पीएच मान पर आने पर साथियों दांत में सड़न प्रारंभ हो जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा इनमें से उड़द की दाल में, सोयाबीन में, मटर में, अरहर की दाल में, मैं कहूंगा सोयाबीन में इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद देखिए, तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो इसमें से कौन से की अगर बात करते हैं साथियों, फ्रांसियम की अगर बात करें तो ये तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व है फ्रांसियम जिसका नाम है। उसके बाद देखिए, विद्युत दर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है गिलबर्ट, यानी कि विलियम गिलबर्ट के द्वारा ही साथियों विद्युत दर्शी, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आविष्कार किया गया था विलियम गिलबर्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से सिलाई मशीन की खोज किसने की थी? सिलाई मशीन की खोज की अगर हम बात करते हैं साथियों, इलियास हॉवे इनका नाम है। क्या? इलियास हॉवे इनका नाम है, और इन्होंने ही सिलाई मशीन की खोज की थी। उसके बाद देखिए साथियों, रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रॉकेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मैं कहूंगा रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड इनका नाम है, और इनके द्वारा ही साथियों रॉकेट का आविष्कार किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, जियोडेसी वो विज्ञान है जो किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? पृथ्वी के ज्यामितीय आकार के मापन से संबंधित है। हाँ, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के मापन से भी संबंधित है, बिल्कुल सही। अंतरिक्ष में पृथ्वी के अभिविन्यास मापन से संबंधित है, बिल्कुल सही। यानी कि जियोडेसी जो है वो विज्ञान है जो इन सब से संबंधित है, यानी कि आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है लुइगी पाममेरी। क्या? लुइगी पाममेरी इनका नाम है, और इन्होंने ही सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। अगला देखिए साथियों, लॉन मोवर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो लॉन मोवर का आविष्कार मैं कहूंगा साथियों बियर्ड बडिंग के द्वारा किया गया। एडविन बियर्ड बडिंग ने ही साथियों लॉन मोवर का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, अब ये सबसे शानदार सवाल है, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में, डीसी वोल्टेज का ऑप्शन करने के लिए, या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। मैं कहूंगा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथियों ट्रांसफार्मर का। महिलाओं का तीखा स्वर होने का कारण क्या? महिलाओं का तीखा स्वर होता है, ये क्यों होता है? उनकी उच्च आवृत्ति की वजह से साथियों ऐसा होता है तीखा स्वर। आंसर आपका बी हो जाता है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो मैं कहूंगा कितनी होती है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फुहारा जो है ना वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली का सिद्धांत कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये बात आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अणुओं के बीच के द्रव्यमान के कारण नहीं, अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण। बिल्कुल सही साथियों, पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होती है, ये अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो कितना उत्प्लावन बल होगा? लकड़ी के भार के बराबर, लकड़ी के भार से कम, या अधिक, या शून्य? मैं कहूंगा लकड़ी के भार के बराबर ही साथी होगा, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म की अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, पोषक तत्वों की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, या जल की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। मैं कहूंगा जियोट्रॉपिज्म क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि को ही जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए, यदि एक सेब को पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मैं कहूंगा उसका भार में कमी आएगी, तो कम हो जाएगा। आंसर आपका भी हो जाता है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई पद्धति में इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि पदार्थ की मात्रा का है ना इकाई क्या है साथियों? तो मोल है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है साथियों, मोल है। कई देखिए कह रहे कि केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो अभी हाल फिलहाल में पेरू देश की राष्ट्रपति बनी है। कौन? केइको फुजिमोरी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे
दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, योगेश सिंह का, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों, ऑस्ट्रेलिया ने ही वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों, भारत और इजराइल देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखिए, 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है साथियों? गुवाहाटी कर रहा है। तो गुवाहाटी आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख की बैठक गुवाहाटी कर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल को शुरू किया है। उसके बाद देखिए, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो कौन बन गया है साथियों? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट ही ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। आंसर आपका सी होगा। किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। उसके बाद देखिए, दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? जसवीर सिंह मान को ही दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब कांगो हो जाएगा, यानी कि कांगो देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों नितिन रमेश गोकर्ण, और इनको ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है साथियों, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। किस राज्य में द्रि उत्सव मनाया गया है? तो द्रि उत्सव साथियों अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही द्रि उत्सव मनाया गया है, अभी हाल फिलहाल में ही। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो दुर्गा स्क्वाड पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आएगा। दुर्गा स्क्वाड जो है ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। किस राज्य की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नावों को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका जवाब भी साथियों यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो मैं कहूंगा साथियों आपके सवाल का जवाब जो होगा वो राजस्थान हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों असम राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड जो है ना, इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह ने ही इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को लॉन्च किया है। किस राज्य में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई है? तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो केरल के साथ जाएगा, क्योंकि केरल राज्य में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज जाएगा कि सी बराबर 24 है, आई बराबर कितना है साथियों, यानी कि ई बराबर 46 है, तो FOX बराबर साथियों क्या हो सकता है? देखिए सी को या तो हम 3 लिख सकते हैं या सी का अपोजिट, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, लेकिन सी का अपोजिट लेटर होता है साथियों एक्स, और एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 24 होती है। जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू ए, बी की प्लेस वैल्यू 2 है ना, और ऐसे जेड की प्लेस वैल्यू 26, तो सी की प्लेस वैल्यू साथियों 24 होगी। इसको देखिए, जैसे कि ई का अपोजिट लेटर जो होता है साथियों वो वी होता है, और वी होता है 22 पर। वाई का अपोजिट लेटर बी होता है, बी होता है 2 पर। ई का अपोजिट लेटर वी होता है साथियों 22 पर। तो इनको जरा आप जोड़िए साथियों, 42 से 22 44 और 2 46, यानी कि 46 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 46 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा है। एफ का अपोजिट लेटर होता है साथियों यू, जो कि 21 पर होता है। ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, जो कि 12 पर होता है। एक्स का अपोजिट लेटर होता है सी, जो कि 3 पर होता है। इनको जोड़िए साथियों, 12 3 15 15 और 25 35 और 1 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 आना चाहिए, और 36 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल,
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदर टीच साइंस को 32, 48 और 6 एट द रेट लिखा जाता है, यानी कि 3 वर्ड यहाँ पर हैं और 3 ही नंबर टाइप के यहाँ पर हैं। उसी प्रकार फादर टीच साइंस को 48, 6 एट द रेट हैशटैग लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फादर के लिए इसमें से कोड क्या हो सकता है। अब फादर कहाँ पर लिखा हुआ है, फादर यहाँ पर लिखा हुआ, यानी कि फादर का कोड या तो 48 होगा या तो 6 एट द रेट होगा या हैशटैग होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें टीच दिख रहा है और साइंस दिख रहा है। अब देखिए टीच और साइंस हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, तो देखिए टीच साइंस का कोड सेम सेम मिलेगा। एक तो 48 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और साथियों 6 एट द रेट यहाँ पर भी है, यानी कि ये हो जाएगा टीच, ये क्या हो जाएगा साथियों, टीच साइंस का कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ फादर बचा है और फादर का कोड हो जाएगा हैशटैग। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो हैशटैग ये आपका फादर का कोड हो जाएगा और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है जैसा जैसा आपसे कहा जाए बस आपको वैसा वैसा सातु करते रहना है, आपका राइट आंसर बहुत आराम से आ जाए। कह रहे कि ए सी का पिता है और बी का बेटा है, तो जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। ए की अगर हम बात करते हैं सातु, ये सी का पिता है, ठीक है, पिता है तो प्लस यहाँ पर आ जाएगा। ए सी का पिता है और बी का बेटा डी है, अच्छा, बी का बेटा डी है, बी का बेटा डी है। अभी रुक जाइए, ए की अगर बात करते हैं सातु, ए ये कुछ नहीं है सातु, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, ठीक है, तो ए का भाई ई हो गया, ए का भाई क्या हो गया सातु, ई हो गया। यदि डी की बहन सी है, ये जो सी है ना सातु, ये डी की बहन है, डी की बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर डी का जिक्र आया था पहले से, कह रहे बी का बेटा डी है, तो बेटा है डी का, बी का बेटा कौन हो जाएगा, बी का बेटा डी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों भाई बहन हैं और ये उनके पिता हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे सातु, माता जी हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, ये दोनों उनके बच्चे हैं सी और डी, सी पुत्री है और डी पुत्र है, और इस ए का भाई है सातु ई। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ई क्या कहेगा बी को, तो ई क्या कहेगा बी को, यानी कि भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है, भाभी कहा जाता है। भाभी आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि कनिका और गौरी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि कनिका और गौरी क्रमशः पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए साथियों अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पर एक बात कही, कनिका पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ये कनिका मान लीजिए हो गई और ये पूर्व की तरफ प्रारंभ करती है चलना, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ये कौन हो गई, ये गौरी हो गई, यानी कि जी, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि गौरी जो है ना वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी साथियों 20 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर, हाँ 20 किलोमीटर यहाँ पर साफ साफ कहा गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और अब दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अच्छा, दोनों 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, यानी कि ये यहाँ से आते हैं इस तरफ तो 5 किलोमीटर चल जाते हैं, और ये यहाँ से गौरी आती है तो ये सातों 5 किलोमीटर चल जाते हैं। अभी भी बीच की दूरी 10 है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर कनिका अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, कनिका अपने बाईं ओर मुड़कर सातों 10 किलोमीटर चलती है। उसी गति से गौरी अपने दाईं ओर मुड़कर भी 10 किलोमीटर चलते हैं, ये भी सातों 10 चल रही, कहने के फिर दोनों अपने बाईं ओर मुड़कर उसी गति से 5 किलोमीटर दूरी तय करती, ये भी 5 किलोमीटर चलती है और ये भी सातों 5 किलोमीटर चलती है। उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे कुल मिला के पूछी जा रही है। देखिए सातों यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 दूरी थी, टोटल तो 20 थी, यहाँ से यहाँ तक 10 दूरी थी, 5 ये इधर बढ़ गई तो ये एक्स्ट्रा इधर बढ़ गई, यानी कि कुल मिला के अभी भी इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर की है। तो 10 किलोमीटर कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए 4 आपका यहां पर है, 1 3 5 1 4 5। अब देखिए यहाँ पर 1 5 है और यहाँ पर भी 1 5 है, तो अगर ऐसा हो सेम सेम नंबर इधर भी हो इधर भी हो, तो अगर 4 का विपरीत जो होगा वो 3 होगा, और 3 का विपरीत पूछा जाता तो 4 होता, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा सातों 3 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा आप करते जाइए। कहा जा रहा है कि रीता, सरोज, पवन, विजय, अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और 1 यहाँ पर सातों 5 लोग ही आपके हो गए। कह रहे कि पवन सरोज के बाईं ओर एक कदम बगल में और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देते सातों सरोज के बाईं ओर। तो सरोज को मान लीजिए हम अगर यहाँ पर बैठा दें, आपसे कहा जा रहा है कि सरोज के बाईं ओर पवन है, तो सरोज के बाईं ओर पवन है, यानी कि पवन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कह रहे कि पवन सरोज के तो बाईं ओर है, लेकिन पवन जो है ये अनूप के दाईं ओर दूसरे नंबर पर है, तो अनूप यहाँ पर बैठेंगे, अनूप के दाईं ओर दूसरे नंबर पर पवन है, ये बात भी क्लियर हो गई। कह रहे कि पवन के बाईं ओर रीता बैठी है, पवन के बाईं ओर रीता बैठी, यानी कि रीता यहाँ पर आ जाएंगी। कह रहे कि विजय के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, विजय के दाईं ओर, विजय के दाईं ओर। अच्छा देखिए विजय ही बचे हैं, तो विजय आपके यहाँ पर आ जाएंगे। विजय के दाईं ओर कौन बैठे हुए हैं, अनूप साहब बैठे हुए हैं, तो अनूप आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल सातों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कक्षा में सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है, विकास, अब देखिए एक तो सचिन का जिक्र चल रहा था, ये ऊपर से 7वें स्थान पर है। कह रहे कि विकास ऊपर से 15वें स्थान पर है और उसी कक्षा
में नीचे से 21वें स्थान पर है। नीचे से सचिन का स्थान क्या होगा? अब देखिए विकास के बारे में हमें दोनों बातें क्लियर है, ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 21वें स्थान पर है। तो विकास की मदद से हम टोटल देख लेते हैं कि कक्षा में कितने लड़के हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है ना ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से अगर देखते हैं साथियों नीचे से 21वें स्थान पर है, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 15 + 21 और उसमें से 1 घटा दो, आपको कुल कक्षा में कितने बच्चे ये पता चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। कितना यहाँ पर आ जाएगा? मैं कहूंगा 35 आ जाएगा, यानी कि ये 35 कुल मिला के लोग हैं। अब हम साथियों सचिन का स्थान निकाल लेते हैं कि अगर कुल मिला के उस कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं और सचिन जो लड़का ये ऊपर से 7वें स्थान पर है, सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है ना, तो नीचे से इसका क्या स्थान होगा? टोटल छात्र कितने? टोटल छात्र 35 हैं। तो सिंपल सी बात है साथियों, क्या आपको करना है? आपको यहां पर करना है, देखिए आपको क्या करना है, ये जो 35 है 35 में साथियों आप 35 में से आप क्या घटा देंगे साथियों? 7 घटा देंगे ये नंबर, और उसके बाद साथियों इसमें आप 1 जोड़ देंगे। तो 35 में 7 घटाओगे 28 बचेगा, और फिर 1 जोड़ दोगे, सॉरी 1 घटा दोगे, कितना हो जाएगा? सॉरी 1 जोड़ना होता है, 1 जोड़ना है ना हमें। अरे भाई 35 में से 7 गया, कितना बचा? 28 बचा। 28 में 1 जोड़ दोगे तो 29 बचा, यानी कि अगर सचिन ऊपर से 7वें स्थान पर है और कुल मिला के 35 लोग हैं तो नीचे से उसका स्थान 29वां होगा। 29 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले नंबर का सवाल साथियों आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि उषा सावित्री से बड़ी है, सुरुचि निशा से छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है, तान्या रितु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है, मनीषा सबसे छोटी, इनमें से सबसे बड़ी कौन? देखिए जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। सावित्री से बड़ी कौन है? उषा है। तो मान लेते हैं साथियों सावित्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सावित्री से बड़ी कौन है? उषा है। तो उषा ऊपर आ जाएंगी। सावित्री से बड़ी कौन है? उषा है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा में लिखना पड़ेगा, या एक काम करते हैं इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। चलिए हाँ, अब यहाँ पर सातों हम लोग कर लेते हैं, कह रहे कि सावित्री से बड़ी उषा है। तो सावित्री मान लीजिए सातों यहाँ पर हमने लिख दी, सावित्री से बड़ी कौन है? उषा है। सावित्री से बड़ी उषा है। उसके बाद कहेंगे सुरुचि निशा से छोटी है। सुरुचि निशा से तो छोटी है लेकिन सुरुचि उषा से बड़ी है, यानी कि उषा से बड़ी कौन हो जाएंगी? सुरुचि हो जाएंगी। तो सुरुचि जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि तान्या ऋतु से बड़ी है। हमें तान्या के बारे में कुछ नहीं पता है, ऋतु के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसको स्किप कर दीजिए साथियों आप लोग। लेकिन सावित्री से छोटी, अब देखिए सावित्री के बारे में हमें पता है कि ये सुरुचि और उषा से छोटी है, तो कह रहे हैं कि तानिया ऋतु से तो बड़ी है लेकिन तानिया जो है ना सावित्री से छोटी है। तो सावित्री से छोटी कौन हो जाएंगी साथियों? तानिया हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मनीषा सबसे छोटी। अच्छा, मनीषा जो है ना ये सबसे छोटी यहाँ पर। अब एक बार फिर से शुरू से आप पढ़ लीजिए सवाल को। उषा सावित्री से बड़ी है। ठीक है, उषा सावित्री से उषा जो है ना ये सावित्री से बड़ी है। सुरुचि निशा से छोटी है। सुरुचि जो है ना, सुरुचि निशा से छोटी है, यानी कि निशा जो है ना वो यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। सुरुचि निशा से तो छोटी है लेकिन उषा से बड़ी है। सुरुचि उषा से बड़ी, ये भी हो गया। तानिया ऋतु से बड़ी है। तानिया जो है साथियों ये ऋतु से बड़ी है। ठीक है, तानिया ऋतु से बड़ी है लेकिन सावित्री से छोटी है, ये भी हो गया। मनीषा सबसे छोटी, यानी कि मनीषा फिर आपके यहाँ पर आ जाएंगी। मनीषा यहाँ पर आ गई। इनमें से सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी तो निशा है। तो निशा है, तो निशा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए आपसे कह रहे जैसे 58 से 319 बनाया गया है उसी प्रकार 32 से 176 बनाया गया है, तो 76 से यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ट्राई करते, कोशिश करते 58 से 319 कैसे बनाए। देखिए जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते 58 का सबसे पहले हम आधा कराते, 58 का आधा कराते 2 दूना 4, 2 नीम 18 हो जाएगा। अब इस 29 आ चुका है, 29 की गुणा अगर हम 11 से करा देते हैं साथियों, तो 29 की गुणा 11 से कराएंगे कितना आ जाएगा साथियों? 9 और 11 और 3 देखिए 319 आ गया है। तो ये लॉजिक लगा है। उसी प्रकार 32 की अगर बात करें, 32 का आधा अगर हम कराते हैं तो 16 आता है। 16 की गुणा 11 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों? 6 7 176 देखिए ये है। उसी प्रकार 76 को हम आधा करते हैं, अब इसको देख रहे हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। इसको साथियों 11 से गुणा कराएंगे तो कितना? 418 आएगा। क्या 418 ऑप्शन में कहीं है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले साथियों क्या है? 28 है। उसके बाद साथियों क्या है? 32 है। उसके बाद क्या है? 39 है। उसके बाद साथियों 52 है। और उसके बाद यहाँ पर 74 है। फिर अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात आपको साथियों बतलाना है। चलिए देखिए साथियों
यहाँ पर अगर बात करें 28 से 32 हुआ है तो 4 बढ़ाया गया है, 32 से 39 हुआ है तो 7 बढ़ाया गया है, 39 से 52 हुआ है तो यहाँ पर 13 बढ़ाया गया है, 52 से 74 हुआ है, 52 से 74 हुआ है सातों 22 बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए यहाँ पर बढ़ाया गया है 3, यहाँ पर बढ़ाया गया है 6 और यहाँ पर 13 से 22 हुआ है, यहाँ पर बढ़ाया गया है 9। तो यहाँ पर देखिए 3 का पड़ा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि 22 में 12 बढ़ाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी कि 74 प्लस 34 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा 108 हो जाएगा। 108 ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि चिकित्सागण पुरुष और भाई, यानी कि इनके लिए जो वेन आरेख हो सकता है वो किस टाइप का हो सकता है। देखिए मैं इतना कह सकता हूं, पुरुष और भाई की अगर हम बात करते हैं, जितने भी साथियों एक तरीके से अगर हम बात करें, जितने भी भाई होंगे तो जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे तो साथियों पुरुषों के अंतर्गत आएंगे, यानी कि पुरुष होंगे जितने भाई हैं तो पुरुष के अंदर भाई हो गए। लेकिन चिकित्सक गण की अगर बात करते हैं तो कुछ भाई भी चिकित्सक गण हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी चिकित्सक गण हो सकते हैं। तो कुल इस प्रकार से बनेगा आरेख। ऐसा कहाँ यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है साथियों, ऐसा यहाँ पर भी नहीं है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो यही आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, यानी कि दिए गए आरेख में कितने काले केवल सफेद हैं। कालू की अगर हम बात करते हैं तो काले यहाँ पर हैं साथियों, कितने काले सफेद हैं और सफेद यहाँ पर हैं। तो मैं कह सकता हूँ 6 एक ऐसा नंबर है, यानी कि 6 काले सफेद हैं, तो 6 काले सफेद हैं, तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी क्रमशः 28,000 रुपए और 42,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 8 माह के लिए और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यानी कि ए लगाता है 28,000 रुपए, बी लगाता है 42,000 रुपए एक व्यापार में। ए लगाता है 8 महीने के लिए अपना पैसा, बी लगाता है 1 साल के लिए अपना पैसा। यदि वर्ष के अंत में 21,125 रुपए का लाभ होता है तो बी का हिस्सा कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, ए है और साथियों बी है। ए लगाता है अपना पैसा 28,000 रुपए और बी लगाता है अपना पैसा साथियों 42,000 रुपए, ठीक है ना। अब देखिए 8 माह के लिए लगाता है, ए जो है ना ये 8 माह के लिए लगाता है। अब इस माह को वर्ष में बदल दीजिए, वर्ष में बदलना है अगर महीनों को तो 12 से भाग कर देंगे। 42,000 रुपए जो लगाए जाते हैं बी के द्वारा साथियों वो लगाए जाते हैं पूरे 1 साल के लिए। तो ये तो पहले से ही 1 साल है, इसको हमने साथियों 8 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दिया। इसको आप साथियों आप क्या करिए, कैलकुलेट कर डालिए। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं साथियों, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 28 की 2 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा साथियों 56,000 आ जाएगा। 56,000 आपका ये आ गया और ये जो 3 है इसकी गुणा इधर हो जाएगी, है ना। तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 आपका हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से कट कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छंग और 2 तिया यहाँ पर आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 7 से, 7 चौक 28, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का अनुपात जो आया है वो 4:9 आया है। यानी कि अगर, है ना, अगर साथियों ए का लाभ 4 है तो बी का लाभ 9 होगा। लेकिन यहाँ पर टोटल लाभ 21,125 दे रखा है, तो टोटल लाभ अगर 21,125 है उसमें से बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा अगर साथियों 9 है और नीचे दोनों का योगफल आ जाएगा 13 आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों इसको आपको कट करना है। देखिए 13 से अगर कट करें 13 कम 13 और ये आपका 13 कम 13 हो जाएगा, 8 जाएगा, ये आपका 81 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग आपका 78 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 आपका यहाँ लग जाएगा 32 हो जाएगा, 13 दूना आपका 26 हो जाएगा, कितना 6 बचेगा ना, तो ये 65 होगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। 1625 की गुणा 9 से आप करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1625 की गुणा 9 से करा लीजिए, 9 पंजे 45 हो गया, 9 दूना 18 और 2 आपका 22 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 54 और आपका ये 58 हो जाएगा, 9 कम 9 और आपका ये 4, यानी कि 14,825 आपका जवाब हो जाएगा। 14,825 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है साथियों 14,825। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देख लेते फिर से एक बार। 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है, 9 दूना 18 हो गया, 18 19 20 21 22, 22 का 2 लग गया, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, अच्छा 56 हुआ, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो 14,625 आपका जवाब होगा, यानी कि बी का हिस्सा कितना है, 14,625 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि सुमित, रवि, पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 45,000, 81,000, 90,000 का निवेश करते हैं, ठीक है। सुमित हैं और रवि हैं और पुनीत हैं। एक लगाते हैं साथियों 45,000 रुपए, है ना, और रवि लगाते हैं 81,000 रुपए और पुनीत लगाते हैं साथियों 90,000 रुपए। इतने के अनुपात में, इतने रुपए के में ये लोग पैसा अपना अपना लगाते हैं। साल के अंत में कुल लाभ जो होता है वो 4800 रुपए होता है। कुल लाभ का 30% दान में दे दिया जाता है, बाकी उनके बीच बांट दिया जाता है। सुमित का हिस्सा क्या है, देखिए साथियों सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर ये इतने इतने में पैसा अपना लगा रहे हैं तो मैं कहूँगा इतने के रेशियो में ही इनको लाभ प्राप्त होगा। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम 9 से कट करें, 9 पंजे 45, 9 नीम 81, 9 एकम 9 0, यानी कि इन तीनों का अनुपात ये हो गया। अगर ये तीनों इस अनुपात में अपना पैसा लगा रहे हैं तो इसी अनुपात में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर
एस को यानी कि सुमित को 5 लाभ मिलेगा, तो रवि को 9 लाभ मिलेगा और पुनीत को 10 लाभ मिलेगा। अच्छा, टोटल लाभ कितना हुआ है? 4800 हुआ है, लेकिन 30% ये दान में दे देते हैं, तो इसका जरा 30% इसमें से निकाल लो, यानी कि 48 का 70% निकालोगे तो 30% खुद निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, 7 अट्ठे आपका 56 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, और ये आपका 33, यानी कि 3360 यहाँ पर आपका आ जाता है। तो कुल मिला के 3360 आपका ये हो गया। पूछा क्या जा रहा है, सुमित का हिस्सा कितना है? सुमित का हिस्सा सातु 5 है, तो सुमित का हिस्सा हमें निकालना है। टोटल इनका योगफल करके यहाँ पर लिखना है, कितना? 10 9 5 सातु 24 यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। देखिए इसको अगर हम सातु 12 से कट करें, देखिए होगा क्या? 12 कम 12, 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 कम 12, 12 दूना 24, 9 जाएगा, 96 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 2 से कटेगा, 140 आ जाएगा, 140 की गुणा 5 से करोगे, 14 पंजे 70 होता है, यानी कि 700 यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सुमित का हिस्सा कितना है? 700 है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर हमने जो 5 लिखा है ना सुमित का हिस्सा निकालने के लिए, अगर रवि का हिस्सा निकालना है तो 9 लिख देना, और पुनीत का हिस्सा निकालना है 10 लिख देना, सब कुछ सातों आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपसे कह रहे हैं सातों 35 है, 39 है, 41 है, 46 है, 27 है, एक ये नंबर पता नहीं कौन सा नंबर है, ये x है। अगर इन सब का जो औसत है सातों वो 48 38 है, तो x का मान निकालिए, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? 44 40 38 42 आपसे पूछा जाए। देखिए अगर हम इनका सातों बात करें, 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 हो जाएगा, और प्लस सातों 27 हो जाएगा। ये नंबर भी हम जोड़ लेते हैं। ये टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर है। इनका जो औसत निकलता है सातों कितना निकलता है? इनका औसत की अगर बात करते हैं सातों 38 यहाँ पर औसत निकलता है। अगर हम इन सारे नंबर का योगफल निकाले तो इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, यानी कि 38 की गुणा हम 6 से कर देंगे, हमें योगफल बदल जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 6 3 18, और आपका ये 22 यानी कि 200, यानी कि अब इनका योगफल जो निकला है वो 228 निकला है। अब आप इनका योगफल इसको जोड़ लीजिए जरा, और वो जोड़ इसमें से घटा दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। देखिए 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 24 यानी कि 23, 23 और आपका 5 28, 28 का आपका 8 आ गया, हाथ से 2 लग गया, 2 2 4, 4 8, 8 12, 12 15 और आपका ये 18, यानी कि 188 प्लस x बराबर 228 आया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 228 माइनस 188 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 0 और 7 4, यानी कि x का मान जो आया है 40 आया, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो 40 होगा, और 40 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए साथियों, अगर कोई राशि यानी कि 4200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से इतनी हो जाती है, तो अगर हम इन 5082 में से 4200 को घटा लेंगे तो हमें साधारण ब्याज मालूम पड़ जाएगा। तो 4200 को जरा घटाइए साथियों, 0 यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये 8, यानी कि जो साधारण ब्याज आया है वो 882 आया है। कितना आया है साथियों? 882 आया है। ठीक है, अब हम वही सूत्र लगा देते हैं, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100 लगा देते हैं। साधारण ब्याज कितना है? 882 है। मूलधन कितना दे रखा है साथियों? 4200 दे रखा है। दर हमें निकालनी है, और समय 3 वर्ष दे रखा है, बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी भाग हो जाएगी, यानी कि इसकी तो 42 की भाग इससे करोगे, 3 किससे करोगे, तो 3 की सबसे पहले करा लेते हैं। 3 दूना 6, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 चौक आपका 12। अब क्या करेंगे? अब 42 नीचे आ जाएगा, ये आर निकालने, दर निकालने हम लोग। 2 से कट करिए, 2 दूना 2 एकम, 2 एकम 2 चौक 2 सत्ते आ जाएगा, ठीक है ना। 7 3 21, 7 दूना 7 एकम 3 सत्ते 21, यानी कि जो दर निकलेगी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी, वो 7% निकलेगी। और 7% कहाँ पर है? 7% आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार के आधे घंटे को 9 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 12 व्यक्ति हैं, 9 दिन में एक कार पूरा करते हैं, 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। अच्छा, आधे घंटे नहीं, आधे को, यानी कि वो पूरा कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आधा कार्य कर रहे हैं। अगर पूरा करते तो एक लिखते, आधा कार्य कर रहे हैं तो एक आधा लिखेंगे। यानी कितने व्यक्ति, मैं कहूंगा इतने व्यक्ति समान कार्य को, यानी कि उसी कार्य को, है ना, समान कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 6 पूरा कर सकते हैं। वो काम एक है पूरा, ये आधे की बात के चल रही थी, अभी वो पूरा कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले 2 यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, है ना। 1 भी यहाँ से हट जाएगा। 6 से अगर इसको कट करेंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 नीम 36, यानी कि x बराबर 36 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा क्या कि 12 व्यक्ति एक कार के आधे को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? तो मैं कहूंगा 36 व्यक्ति समान कार को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।